हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम टेबल पर। मैं अविनाश कुमार आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को आधुनिक भारत के इतिहास का पार्ट 3 लेकर आया हूं। आप लोगों को मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास का महामैराथन क्लास दिया, मॉडर्न इंडिया का महासंग्राम लेकर आया था और आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद कराया, आपको समझाया और पढ़ाया। आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट 3 में गांधी युग के कुछ और महत्वपूर्ण आंदोलनों को पढ़ने वाले हैं, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद करने का प्रयास करेंगे। मॉडर्न इंडिया के महासंग्राम में आप लोगों ने बहुत अच्छे तरह से अपनी भूमिका निभाते हुए सभी वीडियो को देखा, समझा और याद करने का प्रयास किया। मैंने भी पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से और पूरी मेहनत के साथ आप लोगों को याद कराने का, समझाने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से याद हो रहा होगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित सभी अपने विद्यार्थियों का नाम लेना चाहूँगा। निकिता, स्नेहा, संदीप, कासिम और मिथिलेश, आलोक, सहबाज, आकाश, संदेश जिनको हर्ष भी कहा जाता है, और नवनीत वर्मा और कौन है, अरुण मौर्य, प्रदीप, बिकानू और आशीष, अभय नंदन पांडे, राहुल सिंह, पूजा वर्मा, नेहा गुप्ता, रितु मध्वेसिया, निवेदिता श्रीवास्तव, सुशीला, पिंकी और मनीषा, महिमा, गुड़िया, गरिमा, खुशबू गुप्ता, अनीता गुप्ता, सुधा गुप्ता और संजना, रेखा, संध्या और नयनीति, रानी पांडे और रेखा और कौन उपस्थित नहीं है इस समय। चलिए, अभिषेक यादव, धनंजय यादव, शिखा, अंकित, कंचन उपाध्याय, सपना यादव, रानी यादव और किसी का नाम छूट रहा है, प्रशांत और ये सभी लोग उपस्थित हैं। अनंत एक कक्षा 7 का स्टूडेंट विद्यार्थी अभी यहाँ पे बैठा हुआ है और बहुत ही शानदार तरीके से उसकी पढ़ाई होती है। और दोस्तों, आइए इसी के साथ एक बार हम अपने क्लास का दृश्यावलोकन कराते हैं आप लोगों को। एक बार हमारे क्लास का दृश्यावलोकन आप लोग करें। ये हमारे क्लास की गरिमामयी उपस्थिति है। कासिम अभिवादन कर रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार है। तो दोस्तों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ा था। रॉलेट एक्ट
अधिनियम था, एक ऐसा कानून था जिसमें शक के दायरे पर क्रांतिकारी गतिविधियों को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कानून लाया था और शक के दायरे में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर लेता था। इस रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा। और दोस्तों, इस कानून को गांधी जी के द्वारा काला कानून कहने के गांधी जी के द्वारा काला कानून कहा गया। और दोस्तों, न अपील, न दलील, न वकील वाला एक कानून था। दोस्तों, इस रॉलेट एक्ट जो काला कानून था, इसमें जब गिरफ्तारी हो जाती थी तो इसमें ना तो कोई व्यक्ति ना तो कहीं दलील दे सकता था, ना कोई वकील कर सकता था, ना कहीं पर अपील कर सकता था। उसको नजरबंद कर दिया जाता था। इसके विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत किया। और दोस्तों, आंदोलन को एक अंजाम देने के लिए इसकी योजनाएं बनाई जा रही थी। उसके 3 दिन के बाद 9 अप्रैल 1919 को 2 महत्वपूर्ण नेता सतपाल और सैफुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पलवल रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, इन महत्वपूर्ण नेताओं को छुड़ाने के लिए भीड़ उग्र हो गई और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में, अमृतसर में, पंजाब में भीड़ इकट्ठा हुई थी और R.E.H. डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दिया, जिसमें से हजारों लोगों की हत्या हो गई। दोस्तों, हंटर आयोग का गठन किया गया था इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के रिपोर्ट के लिए। उसने रिपोर्ट में बताया सिर्फ 379 लोगों को, जबकि हजारों लोगों की उसमें हत्या हुई थी। तो दोस्तों, मैंने कल के वीडियो में यहाँ तक कवर अप कर दिया था और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अमृतसर में हुआ था। और दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड और सर की पदवी से त्यागपत्र दिया। नाइटहुड और सर का तमगा उन्होंने वापस कर दिया ब्रिटिश सरकार को। और कब वापस किया तो दोस्तों, डेट याद कर लीजिएगा, 30 मई 1919 को। दोस्तों, इसके अलावा शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की पदवी से त्यागपत्र दे दिया। अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं असहयोग आंदोलन। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ये भी पता है कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ और उसी दिन 1 अगस्त 1920 को हमारे देश के क्रांतिकारी नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। बाल गंगाधर तिलक की जब मृत्यु हो गई, 1 अगस्त 1920 को तिलक फंड के नाम से 1 करोड़ रुपया जमा किया गया और उसी दिन से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन के समर्थक थे। असहयोग आंदोलन को खुलकर समर्थन किया था, लेकिन उसके निर्णय को नहीं देख पाए, उसके फैसले को नहीं देख पाए तो बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि 1 अगस्त को जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन वे स्वर्गवासी हो गए। मैंने आपको ये भी बताया है कि बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को महात्मा गांधी जी के साथ 2 मुस्लिम नेताओं शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू ने कंधा दिया था, जबकि हजरत मोहानी शोक गीत गाए थे।
सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब आइए हम लोग शुरुआत करते हैं असहयोग आंदोलन की। दोस्तों याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुआ 1 अगस्त 1920 को हुआ और असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था? 1 वर्ष में स्वराज, 1 वर्ष में स्वराज। दोस्तों इसका प्रारूप गांधी जी ने बनाया था और गांधी जी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में, दोस्तों सितंबर 1920 में, सितंबर 1920 में कांग्रेस का उसमें कलकत्ता में अधिवेशन हुआ और उसी अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया, परंतु C.R. दास ने विरोध कर दिया। इसलिए यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। दोस्तों कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1920 में सितंबर में जो हुआ था, इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। दोस्तों याद रखिएगा, सितंबर 1920 के अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अनहैप्पी इंडिया नामक इन्होंने पुस्तक लिखा है। दोस्तों जब यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, क्यों नहीं पारित हुआ? क्योंकि C.R. दास ने विरोध कर दिया था। जब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 1920 में, सितंबर 1920 में कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उस समय असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने समर्थन नहीं दिया या उसका किसने विरोध किया? C.R. दास। अगर C.R. दास ऑप्शन में न रहे तो लाला लाजपत राय मार दीजिएगा, क्योंकि लाला लाजपत राय भी आंतरिक रूप से विरोध कर रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर वो अध्यक्षता कर रहे थे, ये इसलिए खुलकर के सामने नहीं आ पा रहे थे। इसलिए अगर ऑप्शन में C.R. दास न दिया रहे तो लाला लाजपत राय आप आंसर दे सकते हैं। दोस्तों उसके बाद दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर में अधिवेशन होता है। नागपुर में अधिवेशन होता है। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को, असहयोग आंदोलन दिसंबर 1920 में नागपुर में अधिवेशन हुआ और असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। और दोस्तों इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे, 1920 के नागपुर अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे, वी राघवाचारी थे। वी राघवाचारी थे। तो ध्यान रखिएगा, दिसंबर 1920 में नागपुर में अधिवेशन हुआ और असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। और दोस्तों इसका समर्थन किसने किया? तो C.R. दास ने समर्थन किया। समर्थन C.R. दास ने किया, चित्तरंजन दास ने किया। पहले तो उन्होंने विरोध किया,
और अगले अधिवेशन में उन्होंने समर्थन कर दिया। दोस्तों इसी अधिवेशन में दिसंबर 1920 में नागपुर के अधिवेशन में ही भाषाई आधार पर राज्य बनाने की बात, प्रांतों को बनाने की बात का चर्चा किया गया था, ये याद रखिएगा। दोस्तों असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था 1 वर्ष में स्वराज, 1 वर्ष में स्वराज। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 4 फरवरी, आगे बढ़ते हैं, 4 फरवरी 1922 को, कभी कभी डेट 5 फरवरी 1922 दे देता है दोस्तों, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 4 फरवरी को माना है, इसलिए हम ऑथेंटिक डेट आप 4 फरवरी ही मानते हैं। कभी कभी अगर 4 फरवरी ऑप्शन में न रहे तो 5 फरवरी आप मान सकते हैं। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है, चौरी चौरा कांड होता है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा चौरी चौरा कहाँ है? गोरखपुर में है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चौरी चौरा कहाँ है? चौरी चौरा गोरखपुर में है। और 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। ये चौरी चौरा कांड क्या था दोस्तों? किसानों के द्वारा जुलूस निकाला जा रहा था, और जुलूस निकाला जा रहा था तो ब्रिटिश सरकार के जो पुलिस थी इस किसानों को रोकने की कोशिश कर रही थी, उन किसानों पर लाठियां बरसा रही थी। उसके बाद किसान भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं, वो भी दौड़ा लिए, एकदम दौड़ा लिए पुलिस वालों को। और दौड़ा जैसे ही पुलिस वालों को दौड़ाया हमारे किसानों ने, जाकर के पुलिस वालों ने थाना में छिप गए, जाकर थाना में छिप गए और छिपने के बाद दरवाजे बंद कर दिए सब। हमारे भाई किसान, हमारे इंडिया, हमारे देश के लोग कहाँ पीछे रहने वाले हैं। कहा कि तुम लोग हम लोगों पर जो है अत्याचार कर रहे हो, आज तो हम तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तुरंत जो है मिट्टी का तेल डाल दिया, तुरंत मार दिए, माचिस सलाई, आग लगा दिए तुरंत। और जैसे ही आग लगाए 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिस वालों की हत्या हुई। 22 पुलिस वाले फरवरी में फरारी हो गए, फरवरी में फरारी हो गए। तो कभी कभी डेट बाबू ना कुछ स्रोतों से 23 देता है, कहीं कहीं 22 भी है और 23 भी है। तो खैर इस डेट आपसे नहीं पूछा जाएगा कि पुलिस कितने पुलिस वाले, लेकिन कभी अगर बाई चांस पूछ दे तो 22 मार दीजिएगा। हाँ, 4 फरवरी 1922 को 22 पुलिस वाले फ्राई हो गए, अर्थात चौरी चौरा कांड हो गया। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ? 4 फरवरी 1922 को, और 22 पुलिस वाले जलकर खाक हुए। और दोस्तों याद रखिएगा चौरी चौरा गोरखपुर में है। बाबू जब इतना जघन्य हत्या हो गई, इतनी बड़ा कांड हो गया, तब क्या हुआ? ये असहयोग आंदोलन तो जारी था। अब दोस्तों क्या हुआ? अब गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, उनको हिंसा तो बर्दाश्त नहीं था, तो वो क्या करेंगे भाई? आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे कि पोस्टपोन करेंगे। तो गांधी जी ने मंथन किया, विचार किया, कहा कि नहीं भाई हिंसा हो गई है, हम सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं, ये तो गलत हुआ है। तो क्या हुआ कि 12 फरवरी 1922 को 12 फरवरी 1922 को बारदौली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। सीडब्ल्यूसी का मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, और उस अधिवेशन में, उस सभा में निर्णय लिया गया कि असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए। तो 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया गया। स्थगित करने का जैसे ही निर्णय लिया गया, उस समय भाई सभी लोग एक मत के तो हो नहीं सकते। जो उग्रवादी थे, जो और लोग थे, चाहते थे कि नहीं आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, आंदोलन को स्थगित न किया जाए, क्योंकि वह पुलिस वाले हम लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार हमारे पर अत्याचार कर रही है। अगर फ्राई हो गए तो फ्राई हो गए, क्या दिक्कत है? 22 लोग गए और जाना चाहिए था। उसके बाद बाबू 12 फरवरी 1922 को जैसे ही इन्होंने, गांधी जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में घोषणा कर दिया कि भाई असहयोग आंदोलन को जो है पोस्टपोन कर दिया जाए, अब आंदोलन नहीं होगा। उसके बाद तुरंत बाबू 24 फरवरी 1922 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की फिर दिल्ली में बैठक बुलाई गई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की दिल्ली में बैठक बुलाई गई।
दिल्ली में बैठक बुलाई गई किसकी? कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, CWC की, और उसमें निर्णय लिया गया कि कोई अहिंसक काम नहीं होगी, जिससे कानून का उल्लंघन होता है उसमें कोई काम, वैसा कोई काम नहीं किया जाएगा कि कानून का उल्लंघन हो। लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उनका नाम था डॉक्टर मुंजे। डॉक्टर मुंजे ने कहा कि हम इस प्रस्ताव के लिए, इस चीज के लिए गांधी जी का निंदा करते हैं, तो गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाए। डॉक्टर मुंजे ने गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाए। निंदा मतलब गांधी जी की निंदा किया गया था, गांधी जी की आलोचना किया गया कि गांधी जी आपने ठीक नहीं किया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी भाई बोले, भाई हम तो अहिंसा के पुजारी हैं, हम तो हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो आपको जो करना है करिए, हम तो भाई असहयोग आंदोलन को भाई पोस्टपोन करेंगे। तो याद रखिएगा 24 फरवरी 1922 को दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई और डॉक्टर मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। तो जब क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव किसने लाया, कब लाया? 24 फरवरी 1922 को। किस अधिवेशन? दिल्ली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। तो दोस्तों आइए हम आप लोगों को रिवाइज कराते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? 1 अगस्त 1920। निम्नलिखित नेताओं में से कौन असहयोग आंदोलन के शुरुआत कराने का रणनीति बनाया? उसको असहयोग आंदोलन का समर्थक था, लेकिन वो उसमें शामिल नहीं हो सका, तो बाल गंगाधर तिलक। अच्छा ये बताइए, 1 वर्ष में स्वराज का लक्ष्य किस आंदोलन का लक्ष्य था? असहयोग आंदोलन का लक्ष्य क्या था? और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में? लेकिन वो पारित नहीं हो सका। कब? सितंबर 1920। क्यों पारित नहीं हुआ? क्योंकि CR दास ने विरोध कर दिया। CR दास किसके राजनीतिक गुरु थे? CR दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। CR दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, याद रखिएगा। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और गोखले के राजनीतिक गुरु रानाडे थे। बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु शिशिर कुमार घोष थे। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु मेजिनी थे। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु बाल गंगाधर तिलक के आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद थे। याद रखिएगा। अमृत बाजार पत्रिका किसने शुरू किया? शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, याद रखिएगा। अच्छा, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी संस्थापक सर विलियम जोन्स। कब? 1784 में। वाइस राय कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। चलिए आगे आते हैं बाबू। सितंबर 1920 के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया? पंडित गांधी जी ने। याद रखिएगा, सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन वो पारित नहीं हुआ। क्योंकि किसने विरोध किया? CR दास ने विरोध कर दिया, इसलिए पारित नहीं हो सका। लेकिन उसके बाद जो है दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता बी राघवाचारी ने की थी, और उसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा कि उसका समर्थन किसने किया? सितंबर 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
चलिए, चौरी चौरा कहाँ है? चौरी चौरा कांड कब हुआ? कितने पुलिस वाले फ्राई हो गए? बारदौली में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक कब हुई? और इसी आंदोलन में, इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। 24 फरवरी 1922 को दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और डॉक्टर मुंजे के द्वारा क्या लाया गया? निंदा प्रस्ताव। क्या लाया गया? निंदा प्रस्ताव। गांधी जी की निंदा किया गया। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट करना है तो नोट करिए, नहीं तो फोटो खींचिए क्लास में जितने लोग उपस्थित हैं, और बाकी जो लोग वीडियो देख रहे होंगे वो अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, चलिए बाबू, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया गया। और किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। बाबू याद रखिएगा, ये मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के अलावा जो सदस्य थे, श्रीनिवास आयंगर, एनसी केलकर, विठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू हो गए, सीआर दास हो गए, श्रीनिवास आयंगर हो गए, एनसी केलकर हो गए, विठल भाई पटेल हो गए, और चलिए, तो दोस्तों याद रखिएगा, इन दोनों ने, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, ये मेन मुख्य रूप से संस्थापक थे। बाकी लोग ये सहयोगी के तौर पे थे। श्रीनिवास आयंगर, एनसी केलकर, विठल भाई पटेल। दोस्तों याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय ने 1922 में इंडिपेंडेंट पार्टी की गठन किए थे। इंडिपेंडेंट पार्टी, इसके पहले मैं बता दूं, जब स्वराज पार्टी का गठन हुआ, इसी स्वराज पार्टी को अखिल भारतीय स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है। अखिल भारतीय स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1923 में हुआ। दोस्तों याद रखिएगा, ये क्यों गठित किया गया? तो गठित इसलिए किया गया कि पहली चीज तो असहयोग आंदोलन जो पोस्टपोन किया गया था, तो उसके विरोध में स्वराज पार्टी का गठन इन लोगों ने किया कि भाई हम असहयोग आंदोलन आपने वापस ले लिया है, इसका हम विरोध करते हैं, और इसके विरोध में स्वराज पार्टी का गठन कर दिया मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने। और दोस्तों याद रखिएगा, दूसरी चीज क्या था? स्वराज पार्टी का लक्ष्य ये था कि हम अपने स्वराज पार्टी के तरफ से चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ करके जीतेंगे, और केंद्रीय विधानसभा में जाएंगे, और वहां पे ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा प्रश्न यही पूछा गया है कि स्वराज पार्टी अर्थात अखिल भारतीय स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। कब किया? 1923 में। इनके सदस्य कौन थे? श्रीनिवास आयंगर, एनसी केलकर, विठल भाई पटेल। याद रखिएगा दोस्तों,
स्वराज पार्टी का गठन हो गया। 1924 में बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। एकमात्र बार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गांधी जी 1924 में। दोस्तों अब आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको दांडी मार्च, पहले हम लोग दांडी मार्च देख लेते हैं दोस्तों। दांडी मार्च, दोस्तों दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया था, निर्णय लिया गया था। दोस्तों दांडी मार्च की जो शुरुआत हुआ 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। याद रखिएगा साबरमती आश्रम से शुरू होता है, साबरमती आश्रम से शुरू होता है। और दोस्तों दांडी के लिए, दांडी एक जगह है और वहां गुजरात में, और याद रखिएगा दांडी के लिए शुरुआत होता है। दांडी एक जगह है, नवसारी जिला है, वहीं पे नवसारी जिला में दांडी एक जगह है और वहीं पे गांधी जी ने यात्रा शुरू की यहाँ के साबरमती से दांडी के लिए, उसी को कहा गया दांडी मार्च। दोस्तों 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपनी यात्रा शुरू किए और 24 दिन यात्रा करने के बाद 385 किलोमीटर की इन्होंने दूरी तय किया और पैदल यात्रा था। और यह ध्यान रखिएगा 5 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंच गए। ठीक है 350 किलोमीटर। और देखो दोस्तों कहीं कहीं 78 सहयोगी मिलता है, कहीं कहीं पर 80 भी मिलता है, कहीं कहीं पर 79 भी मिलता है, कहीं कहीं पर 81 भी मिलता है। इसलिए यहाँ पे उसे 78 मानिए, 78 ही मानिए। 78 सहयोगियों के साथ 24 दिन की यात्रा किए और 385 किलोमीटर की दूरी उन्होंने तय किया। दोस्तों याद रखिएगा कि इस जो दांडी मार्च था, ये दांडी मार्च जो शुरू हुआ 12 मार्च से और 5 अप्रैल तक चला 1930 तक। दोस्तों ये अपने 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी इस यात्रा की शुरुआत की। और दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया। और दोस्तों दांडी जब पहुंचे तो दांडी में गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। और नमक कानून को तोड़ दिया। बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध किया। बहुत से लोग बताते हैं कि गांधी जी ने वहां नमक बनाया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को एक गए वहां पे दांडी में, नवसारी जिले में, और एक मुट्ठी नमक उठा करके नमक कानून को तोड़ दिया कि देखो तुमने नमक पर अवैध तरीके से टैक्स लगा रखा है, मैं फ्री में तुम्हारे नमक को लेता हूँ, देखो लेकर अब तुम मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। तो दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गया। एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा, नमक कानून का उल्लंघन किया। और उसके बाद गांधी जी को बाबू ये आंदोलन तो चलता रहा धीरे धीरे, लेकिन क्या हुआ 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए भाई, गिरफ्तार कर लिए गए। कब? 5 मई 1930 को
इसके बाद इनके गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब ने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। दोस्तों फिर इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी के बाद 3 लोग सामने आए। सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और गांधी जी के बेटे मणिलाल अपने हजारों समर्थकों के साथ आ गए रणभूमि में सविनय अवज्ञा आंदोलन का विरोध करने के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने के लिए। और दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत करने के साथ साथ गांधी जी और अब्बास तैयब की जो गिरफ्तारी हुई थी, इनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए ये हजारों समर्थकों के साथ सड़क पर आ गए। सरोजिनी नायडू ने धारसना नामक स्थान पर धावा बोल दिया, गोदाम पर धावा बोल दिया। उनको भी सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो सबसे पहले मैं इतना आप लोगों को रिवाइज करा दूं, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करूंगा दांडी मार्च की शुरुआत कब हुआ? दांडी मार्च की शुरुआत कब हुआ? कहाँ से हुआ? कहाँ तक की यात्रा थी? दांडी कहाँ है? गुजरात में। तो नवसारी गुजरात, ठीक है। कितने सहयोगियों के साथ? कितने दिन की यात्रा थी? कितने किलोमीटर? 385 किलोमीटर, 241 या 40 मील, 240-41 मील कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, गांधी जी 12 मार्च 1930 को जब शुरुआत किए थे दांडी मार्च, दांडी नामक स्थान पर कब पहुंच गए? पहुंच गए। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या किए? अब बताइए गांधी पहुंचकर क्या किए? उल्लंघन किए। ऑप्शन रहेगा कि एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून का उल्लंघन किया, या दूसरा ऑप्शन रहेगा कि गांधी जी वहां पहुंच करके और नमक बनाया। तो नमक नहीं बनाए थे, नमक कानून को तोड़े थे, नमक कानून का उल्लंघन किए थे। गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया? गांधी जी को गिरफ्तारी के बाद उसका नेतृत्व किसने किया? अब्बास तैयब के गिरफ्तारी के बाद इमाम साहब और मणिलाल। याद रखिएगा गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल में रखा गया। यरवदा जेल महाराष्ट्र। यरवदा जेल कहाँ है? ठीक है, यरवदा जेल महाराष्ट्र में। चलिए अभी दोस्तों इसको हम डिलीट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। हाँ दोस्तों याद रखिएगा, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व पश्चिमोत्तर प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। और दोस्तों ये वही खान अब्दुल गफ्फार खान है जिसे सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, फक्र अफगान और बादशाह गांधी के उपनाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम क्या है? सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, फक्र अफगान और बादशाह गांधी। जल्दी से हमारे साथ बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। खान अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम सीमांत गांधी, सीमांत गांधी, सीमांत गांधी,
अब्दुल गफ्फार का उपनाम है सीमांत गांधी। फक्र अफगान, बादशाह गांधी, फ्रंटियर गांधी। बाबू देखो, खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 में ना खुदाई खिदमतगार नामक एक संस्था बनाए थे, खिदमतगार। और यही संस्था सबने वज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी और इसी आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन कहा गया। क्यों भाई? ये लोग लाल कुर्ती पहन करके आंदोलन कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे सबने वज्ञा आंदोलन का, इसीलिए लाल कुर्ती पड़ गया इसका नाम। तो लाल कुर्ती आंदोलन ध्यान रखिएगा। उसके बाद पश्चिमोत्तर प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान तमिलनाडु में तमिलनाडु के तंजौर में दिखाई दे रहा है ना? इधर नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए इधर मैं लिखूं, तमिलनाडु के तंजौर में सी राजगोपालचारी नेतृत्व कर रहे थे। सी राजगोपालचारी, जिन्हें प्यार से राजा जी कहा गया। और बाबू यही सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। और एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, ये महात्मा गांधी जी के समधी थे। राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना जल्दी नोट करिए। ठीक है दोस्तों, केरल का नेतृत्व जो है केलप्पन कर रहे थे। केलप्पन। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और याद रखिएगा, सबने अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुआ कब हुआ? 6 अप्रैल 1930। दोस्तों ये सब कार्यक्रम चलता रहा। उसके बाद इरविन ने कहा गांधी जी से कि आप असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लीजिए। बहुत प्रयास किया, बैठक हुआ। तत्पश्चात दोस्तों 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। और दोस्तों इसी समझौता को सरोजिनी नायडू ने 2 महात्माओं का मिलन कह दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से गांधी इरविन समझौता को किसने 2 महात्माओं का मिलन कहा? तो सरोजिनी नायडू ने कहा 2 महात्माओं का मिलन। सरोजिनी नायडू ने क्या कहा? 2 महात्माओं का मिलन। दोस्तों इधर मैं इरेज कर दूं। तो और ध्यान रखिएगा कि 1931 में गांधी इरविन समझौता हो गया। और दोस्तों गांधी जी को कहा गया, इरविन ने इनवाइट किया कि अब आइए लंदन में गोलमेज सम्मेलन हो रहा है, वहाँ पे आकर आइए और बातचीत किया जाए। तो दोस्तों
3 गोल मेज सम्मेलन हुआ। गोल मेज का मतलब एक गोल मेज हुआ करता था और उस गोल मेज के चारों तरफ बैठ करके मीटिंग हुआ करता था। तो 3 गोल मेज सम्मेलन हुए थे। कितने गोल मेज सम्मेलन हुए थे? 3 गोल मेज सम्मेलन हुए थे। 3 गोल मेज सम्मेलन हुए थे। और कहाँ हुए थे दोस्तों? लंदन में। तीनों लंदन में हुए थे। और तीनों के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, तीनों के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड था। ध्यान रखिएगा दोस्तों। 3 गोल मेज सम्मेलन कब कब हुआ? 12 नवंबर, 7 सितंबर और 17 नवंबर को हुआ था। 12, 7, 17, ठीक है। 12 नवंबर, 7 सितंबर और 17 नवंबर। 12 नवंबर 1930, 7 सितंबर 1931 और 17 नवंबर 1932 को हुआ था। दोस्तों ये डेट आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, तो पहला गोल मेज सम्मेलन कब हुआ? 12 नवंबर 1930 को हुआ। दूसरा 7 सितंबर 1931 को हुआ। तीसरा 17 नवंबर 1932 को हुआ। दोस्तों सबसे मोस्ट क्वेश्चन याद रखिएगा कि तीनों गोल मेज सम्मेलन में, तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे बाबू? भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए, भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू जिला में हुआ था। महू में हुआ था। और याद रखिए, महू नहीं, महू है ये, और ये है मध्य प्रदेश में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ। दोस्तों तो तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और याद रखिएगा, गांधी जी को निमंत्रण दिया गया, कांग्रेस पार्टी को निमंत्रण दिया गया। भाई अब आप लोग आइए, गोल मेज सम्मेलन में भाग लिए। लेकिन पहले गोल मेज सम्मेलन में केवल अंबेडकर साहब ने भाग लिया था। लेकिन दूसरे गोल मेज सम्मेलन में, दूसरे गोल मेज सम्मेलन, चलो बाबू, दूसरा गोल मेज सम्मेलन कब हुआ? 7 सितंबर 1931 को। 7 सितंबर 1931 को जब गोल मेज सम्मेलन हुआ तो इसमें कौन कौन भाग लिया? गांधी जी प्लस कांग्रेस पार्टी, यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था। इनके गए थे क्या चीज? हाँ बता रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म लिख देता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुआ 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ। तो दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गया होगा।
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ, मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ। आगे समझ में? चलिए नोट कर लो जल्दी फटाफट। अभी बता रहे हैं ना, अभी यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात करना है ना, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के। फटाफट इसको नोट करो। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था, मध्य प्रदेश, जबकि उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ। चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे, कांग्रेस पार्टी ने भाग लिया था। दोस्तों याद रखिएगा, जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना था तो ये गांधी जी जो थे ना, बम्बई से गए थे लंदन। बम्बई से लंदन एस राजपूताना जहाज से गए थे। उसका नाम था एस राजपूताना नामक पानी का जहाज था। पानी के जहाज से गए थे, और दूसरी बात, लंदन गए तो वैसे ही थोड़े न रहेंगे, रेलवे स्टेशन पर थोड़े न रहेंगे। रहे कहाँ ठहरे थे? किंग्सले हाल में ठहरे थे। क्वेश्चन पूछा गया है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी बंबई से लंदन भाग लेने के लिए गए थे, तो किस पानी की जहाज से गए थे? एस राजपूताना। एस राजपूताना है बाबू, एस राजपूताना। एस राजपूताना नामक पानी के जहाज से गए थे। और कहाँ ठहरे थे? किंग्सले हाल में ठहरे थे। इतना याद रखना। उसके बाद फटाफट हमें बता दो, पश्चिमोत्तर प्रांत में सबने अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने किया? खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान कब किए थे? खुदाई खिदमतगार को और कौन सा आंदोलन कहते हैं? लाल बत्ती आंदोलन कहते हैं। तमिलनाडु तंजौर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कौन किया? श्री राजगोपालचारी। चक्रवर्ती राजगोपालचारी का उपनाम क्या है? केरल में कौन नेतृत्व किया सविनय अवज्ञा आंदोलन का? ने किया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता को दो महात्माओं का मिलन किसने किया? कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए? तीनों गोलमेज सम्मेलन में प्रधानमंत्री ब्रिटेन का कौन था? पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। अगर पूछा जाए गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? कांग्रेस पार्टी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग ली? दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बंबई से लंदन किस पानी की जहाज से गए थे और किस होटल में ठहरे थे? इतना याद हो गया होगा आप सभी लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। बहुत शानदार तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके हैं, मुझे लग रहा है, क्योंकि उसी मेहनत के साथ पढ़ रहे हैं। क्योंकि लक्ष्य निर्धारित होगा तभी कोई काम हो पाएगा। क्योंकि लक्ष्य कोई बड़ा नहीं जीता वही जो डरा नहीं। जीतने वाले कभी धैर्य छोड़ते नहीं, धैर्य छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं, और जीतने वाले कभी धैर्य छोड़ते नहीं। इसलिए धैर्य नहीं छोड़ना है, पेशेंस नहीं छोड़ना है, ईमानदारी से आपको मेहनत से पढ़ाई करनी है। क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन सफलता जरूर मिलती है। इसलिए अपने मन में जो है कि अपना टारगेट निर्धारित करो और मन लगा करके पढ़ो।
क्योंकि अपने जमीन से आसमान पैदा कर, अपने कर्मों से इतिहास पैदा कर। मांगने, सोचने और कहने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। अपने कर्मों, अपने कदमों पर विश्वास पैदा कर। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने अगर कल जो मैंने वीडियो बनाया उसको आपको पढ़ाया, वो कल का चीज आपने याद कर लिया, पढ़ लिया, तो इसका मतलब ये हुआ आपने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। एक कदम आगे बढ़ा दिया है, अपना कर्म किया है। अपने कर्मों पर और अपने कदमों पर विश्वास पैदा कर, इसका मतलब आपने अपना कर्म कर दिया है और एक कदम बढ़ा दिया है। यानी एक लेसन, एक चैप्टर आपने पढ़ लिया है, 1 घंटा आपने पढ़ाई कर लिया है, कुछ महत्वपूर्ण जो है डेट वाले कुछ क्वेश्चन को आपने याद कर लिया है, तो एक कदम आपने बढ़ा दिया है। तो भाई आपको अपने आप पर भरोसा हो गया है कि अब यहाँ से प्रश्न आएगा तो मेरा गलती नहीं होगा, तो कर्म किया, कदम को आगे बढ़ाया और अपने आप पर आपका भरोसा है कि हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हो गया। तो दोस्तों आइए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आगे। दोस्तों 1932 में 1932 की एक महत्वपूर्ण घटना है, सांप्रदायिक पंचाट। सांप्रदायिक पंचाट सांप्रदायिक अधिनिर्णय इसी को कहा जाता है। अधिनिर्णय दोस्तों इसमें क्या था कि निर्वाचन में जो है दलित वर्ग के लिए सीटें आरक्षित करने की घोषणा कर दिया रैमजे मैकडोनाल्ड ने। रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक घोषणा कर दिया सांप्रदायिक पंचायत की। दोस्तों पहले से ही मुस्लिम वर्ग और सिखों के लिए सीटें आरक्षित की गई थी, लेकिन उसके बाद दलित वर्ग को भी सीटें सुरक्षित कर दी गई, आरक्षित कर दी गई। इसके विरोध में दोस्तों गांधी जी सामने आए। तो कुल मिलाकर के सांप्रदायिक पंचायत या सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा किया था रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को। 16 अगस्त 1932 को दोस्तों सांप्रदायिक पंचायत या सांप्रदायिक निर्णय को मैंने आपको बताया कि क्या था, दलित वर्ग के लिए चुनाव में आरक्षण। अब गांधी जी इसके विरोध में दोस्तों, गांधी जी इसके विरोध में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन पर बैठ गए। आमरण अनशन पर बैठ गए। दोस्तों अब जो है रैमजे मैकडोनाल्ड ने तो घोषणा कर दिया था। जब गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए, इनकी तबीयत खराब होने लगी। उसके बाद दोस्तों 24 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के समर्थकों के बीच गांधी जी के समर्थकों के बीच समझौता हो गया। और क्या समझौता हुआ कि पहले तो 71 सीट था, 71 सीट के जगह पे 148 सीट का प्रावधान कर दिया गया। 71 के जगह पे 148 सीट, 71 सीट के स्थान पर 148 सीट
कर दिया गया। दोस्तों 24 सितंबर 1932 को ये समझौता हो गया। और याद रखिएगा नाम आता है मदन मोहन मालवीय का। मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया था। हालांकि ऑप्शन में को दे देता है कि निम्नलिखित में से सांप्रदायिक अधिनिर्णय या सांप्रदायिक पंचायत पर किसने किया था दस्तखत? भीमराव तो अंबेडकर किए थे, लेकिन गांधी जी ने दस्तखत नहीं किया था। याद रखिएगा, गांधी जी के समर्थकों ने दस्तखत किया था। यानी मदन मोहन मालवीय आता है। मदन मोहन मालवीय का नाम आता है। मदन मोहन मालवीय ने सिग्नेचर किया था। दोस्तों याद रखिएगा कि जब गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए 24 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के समर्थकों के बीच समझौता हस्ताक्षर हो गया, तब दोस्तों याद रखिएगा गांधी जी 26 सितंबर 1932 को अपना आमरण अनशन तोड़ दिया। और ध्यान रखिएगा गांधी जी पहली बार आमरण अनशन सांप्रदायिक अधिनिर्णय को लेकर किए थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे कंफ्यूजन न हो कि गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल जो किए थे अहमदाबाद आंदोलन 1918 में किए थे, जबकि आमरण अनशन पहली बार 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने जब घोषणा किया सांप्रदायिक पंचायत को दलित वर्ग के लिए सीटों के आरक्षण का, तो गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। यह ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जल्दी नोट करिए। दोस्तों सांप्रदायिक पंचायत और एक कहाँ याद रखिएगा, इसी सांप्रदायिक पंचायत को पूना पैक्ट या पूना समझौता कहा जाता है। पूना पैक्ट या पूना समझौता कहा जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि ये पूना में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और गांधी जी को जो आमरण अनशन किए थे दोस्तों, वो यरवदा जेल में किए थे। और यरवदा जेल को गांधी जी ने मंदिर की संज्ञा दिया है। ये भी ध्यान आपको रखना है कि गांधी जी ने किस जेल को मंदिर की संज्ञा दिया, यरवदा जेल को दिया था। ये सांप्रदायिक पंचायत को किस नाम से जाना गया? पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ? गांधी जी के समर्थकों और अम्बेडकर के बीच हुआ था। मदन मोहन मालवीय थे, तेज बहादुर सप्रू भी थे, तेज बहादुर सप्रू भी थे दोस्तों, याद रखिएगा। तेज बहादुर सप्रू थे, सी राजगोपालचारी थे, सी राजगोपालचारी थे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब। और यहाँ पे अंबेडकर और ये गांधी जी के जो समर्थकों के बीच हस्ताक्षर हुए थे, एक दूसरे का उन्होंने कलम बदल लिया था।
पेन बदल लिया था। खैर आते हैं, क्वेश्चन बताइए फटाफट। सांप्रदायिक पंचायत या सांप्रदायिक निर्णय कब हुआ? सांप्रदायिक पंचायत को कौन सा समझौता कहते हैं? या पूना पैक्ट। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा कब हुआ? 16 अगस्त 1932 को घोषणा हो गया। यह घोषणा में क्या था? दलित वर्ग के लिए चुनाव में आरक्षण। गांधी जी पहली बार आमरण अनशन कब किए थे? 20 सितंबर 1900। किसके खिलाफ लिए थे? सांप्रदायिक अधिनिर्णय के खिलाफ लिए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के समर्थकों के बीच कौन सा समझौता हुआ? क्या पूना पैक्ट हुआ था? कब हुआ था? गांधी जी को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? गांधी जी ने किस जेल को मंदिर की संज्ञा दिया? यरवदा कहाँ है? महाराष्ट्र। गांधी जी के समर्थकों में कौन कौन शामिल थे? बहादुर सप्रू और श्रीलाल चारी, इन्होंने दस्तखत किया था। गांधी जी अपना आमरण अनशन कब तोड़े थे? गांधी जी पहली बार आमरण अनशन कब किए थे? सांप्रदायिक अधिनिर्णय को लेकर के कब? 20 सितंबर 1932 को। दोस्तों ये हमारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन रहा और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद सांप्रदायिक पंचायत रहा। अब हम लोग आते हैं, दो आंदोलन महत्वपूर्ण पढ़ लेते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो आते हैं फटाफट। बस इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो शुरुआत हुआ 17 अक्टूबर, इसकी जो शुरुआत हुआ 17 अक्टूबर 1940 को हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किसने शुरू किया था? गांधी जी ने शुरू किया था। और याद रखिएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह जो आंदोलन था, इसके प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। आचार्य विनोबा भावे पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गिरफ्तार किए गए थे, याद रखिएगा। तो प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूजा जी को याद है? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही बाबू याद रखिए, सत्याग्रही सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और इनके साथ एक नाम और जोड़ लीजिए, ब्रह्म बांधव उपाध्याय। हाँ, जैसे आपके साथ कंचन आ जाती है, किसी कार्यक्रम कोई काम करने जा रही हो, अब कंचन भी उपस्थित हो गई, नेहा आ जाएगी। अब वर्तमान में भी देखो नेहा कभी नहीं आती है दिन में, अब देखो आज आ गई आपका साथ देने के लिए। तो आज इस व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में नेहा के साथ साथ पूजा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इतना क्वेश्चन ये याद रखिएगा, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ? किसने शुरू किया? प्रथम सत्याग्रही कौन थे? दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तीसरे सत्याग्रही कौन थे? चलिए अब हम लोग आते हैं, अब पढ़ेंगे भारत छोड़ो
आंदोलन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं और यहीं पे करेंगे इसका समापन। बाटी उठा लो। जो आपको पानी पिलाता है उसी का सम्मान नहीं। इस बोतल ने आपको पानी दिया, इस बोतल का सम्मान नहीं तो फिर इसको रेज करें। चलिए बाबू देखो, जुलाई 1946 में वर्धा में, महाराष्ट्र में वर्धा एक जगह है, वहां पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और असहयोग आंदोलन शुरू करने पर चर्चा हुआ। दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों आइए अब हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत छोड़ो आंदोलन अर्थात भारत छोड़ो का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने, या भारत छोड़ो को किसने लिखा था? तो यूसुफ मेहर अली ने। किसने लिखा था? किसने लिखा था? तो यूसुफ मेहर अली ने। मेहर अली ने। दोस्तों याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा दिया था। दोस्तों कांग्रेस का 1946 में, दोस्तों कांग्रेस का 1942 में, जुलाई 1942 में वर्धा में अधिवेशन हुआ था और कांग्रेस, दोस्तों जुलाई 1946 में कांग्रेस कमेटी की वर्धा में बैठक हुई थी और उस पर भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में चर्चा करना था, बात विमर्श हुआ था। दोस्तों 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया और दोस्तों 8 अगस्त 1942 को कुछ संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया गया। कुछ संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया गया। और दोस्तों 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हो गया। तो दोस्तों एक बार रिवाइज कर लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? किसने लिखा था? यूसुफ मेहर अली ने। किसने लिखा था? यूसुफ मेहर अली ने। गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो, डू एंड डाई। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत दिखाई दे रहा सबको? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के लिए देखो 7 अगस्त 1942 को
इसका भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस CWC मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पेश किया गया। CWC का मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पेश किया गया। और दोस्तों 8 अगस्त 1942 को कुछ संशोधन के साथ स्वीकार कर दिया। स्वीकार कर लिया गया। और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दिया गया। आंदोलन शुरू हो गया। और क्या था, गांधी जी को 0 आवर के तरफ गिरफ्तार। 0 आवर के दोस्तों, इस आंदोलन को बताने से पहले, इस पर और भी चर्चा करने से पहले मैं बता दूं कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव गांधी जी ने तैयार किया था। गांधी जी ने तैयार किया था। प्रस्ताव का मतलब ड्राफ्ट दोस्तों, याद रखिएगा ड्राफ्ट। मैं लिख देता हूं भाई, प्रस्ताव यानी ड्राफ्ट। गांधी जी ने तैयार किया था। और दोस्तों इस ड्राफ्ट को लिखे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा था। दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक का नाम क्या है? अल हिलाल। और दूसरी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक का नाम अल हिलाल और दूसरा इंडिया विंस। इंडिया विंस। चलिए सब लोग बोला करें तब याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबू इन्होंने तो लिख दिया, उसके बाद ड्राफ्ट तो गांधी जी ने तैयार कर दिया, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिख दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में CWC में पेश किया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया। वही ड्राफ्ट भी तैयार हो गया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पेश भी हो गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन कर दिया और ये कुछ संशोधन का स्वीकार कर लिया गया। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गया। उसके बाद बाबू ये भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था ये कहाँ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत बाबू 9 अगस्त 1942 को हुआ था। और कहाँ में हुआ था? बम्बई के ग्वालियर टैंक से। और ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी को 0 आवर के तहत गिरफ्तार किया गया। 0 आवर का मतलब ठीक 12 बजे 0 आवर के तहत गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया। आगा खां पैलेस कहाँ है? महाराष्ट्र में है। आगा खां पैलेस में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? हजारीबाग में रखा गया। ठीक है। जयप्रकाश नारायण को बांकीपुर में रखा गया था। याद रखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके हजारीबाग में रखा गया। हजारीबाग इसमें हजारीबाग जेल में। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डॉक्टर जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हजारीबाग में, जयप्रकाश नारायण बांकीपुर बिहार में बांकीपुर जेल में रखा गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि गांधी जी के साथ आगा खां पैलेस में सरोजिनी नायडू को भी रखा गया था। गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में सरोजिनी नायडू को भी रखा गया था, याद रखिएगा। तो आगा खां पैलेस में गांधी जी के साथ किसको रखा गया था? सरोजिनी नायडू को भी रखा गया था, याद रखिएगा। दोस्तों जयप्रकाश नारायण बहुत तेज तर्राक नेता थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इनको एक पहचान मिली और भूमिगत होकर के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। दोस्तों ये हमारे जयप्रकाश नारायण जो है, इनको कहा जाता है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ये बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थे। ये छड़वाली उदारी कूदने में बहुत महत्वपूर्ण थे, बहुत तेज थे। छड़वाली कूद के भाग जाते थे वो ना। जब बांकीपुर जेल में बंद किया गया तो छड़वाली कूद करके भाग गए थे और भूमिगत होकर के, अदृश्य होकर के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। और जब भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था भाई? चर्चिल था। चर्चिल था और चर्चिल था। और याद रखिएगा उस समय लॉर्ड बेबल था, गवर्नर कौन था उस समय? लॉर्ड बेबल था। तो दोस्तों याद रखिएगा कि 1942 में चर्चिल था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में जब इन नेताओं को गिरफ्तार किया गया और ये लोग अपने अपने तरीके से नेतृत्व करना चाहते थे, तो गांधी जी को जब गिरफ्तार कर लिया गया और 0 आवर के तहत सरोजिनी नायडू को इनके साथ रखा गया आगा खां पैलेस में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हजारीबाग में, जयप्रकाश नारायण को बांकीपुर में। तो दोस्तों उसके बाद जयप्रकाश नारायण भाई सबको लगा, अंग्रेजों को लगा कि सबसे महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, अब तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन उनको क्या पता था, मदन मोहन मालवीय को गिरफ्तार कर लिए थे, लेकिन उनको क्या पता था कि मदन मोहन मालवीय को अगर छोड़ देंगे तो जो है कि कुछ नहीं होगा। मदन मोहन मालवीय छुपा रुस्तम निकल गए। मदन मोहन मालवीय भाई को छोड़ दिया अंग्रेजों ने, जेल से उनको छुट्टी कर दिया। अब वो बहुत बड़े पत्रकार भी थे, पेपर में अगले दिन छपवा दिया कि भाई हमारे देश के सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डलवा दिया है। क्योंकि 9 अगस्त 1942 को जनता ग्वालियर टैंक में इकट्ठा हुई थी कि भाई हमारे नेता लोग आएंगे और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। जब समय पे ये लोग नहीं पहुंचे, ये भाई गांधी जी कहाँ हैं, ये भाई जो है राजेंद्र प्रसाद कहाँ है, जयप्रकाश नारायण कहाँ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार करके अहमदनगर जेल में रखा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार करके अहमदनगर फोर्ट में रखा गया। अहमदनगर फोर्ट में रखा गया। तो जब ये लोग नहीं पहुंचे और अगले दिन पेपर में मदन मोहन मालवीय ने छपवा दिया, अब मामला हो गया गड़बड़, पूरा जनता उग्र हो गई है। कुछ लोगों ने तो बिहार में पटना में ना वहाँ के सचिवालय भवन पर कुछ विद्यार्थियों ने जो है कि वहाँ 3 तल्ला बिल्डिंग पर चढ़ गए और वहाँ पे झंडा ब्रिटिश सरकार का लगा हुआ था, उस झंडा को उखाड़ फेंका और वहाँ पे अपना झंडा गाड़ दिया है। इतना 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें जो है कि बिहार के पटना सचिवालय में वहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने अपना झंडा लगा रखा था। हमारे जो देश के जो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट थे वहाँ पे
किसी तरह से चढ़ गए थे और वहां पे ब्रिटिश सरकार के झंडा हटा करके अपने देश का झंडा वहां गाड़ दिया और कहा कि हम झंडा को झुकने नहीं देंगे, अपने देश को आजाद करा करके रहेंगे। तो बाबू ये सब कार्यक्रम चलता रहा। जयप्रकाश नारायण भूमिगत होकर के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और उसी में एक महत्वपूर्ण नाम आता है उषा मेहता का। उषा मेहता जी कांग्रेस रेडियो का संचालन भूमिगत होकर के कर रही थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय। जब क्वेश्चन पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत होकर के कांग्रेस रेडियो का संचालन कौन करता था? उषा मेहता। लेकिन नियमित संचालन राम मनोहर। दोस्तों याद रखिएगा, मैं इधर इरेज कर दूं। चलिए जल्दी से बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पेश किया गया कांग्रेस वर्किंग कमेटी में? कब स्वीकार किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने तैयार किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने लिखा था? कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने पेश किया? सरदार। और भारत छोड़ो आंदोलन के जो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था उसका समर्थन किसने किया? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? कहां से हुआ? या तो ऑप्शन में बंबई रहेगा या ग्वालियर टैंक रहेगा, याद रखिएगा। गांधी जी को किसके तहत गिरफ्तार किया गया? गिरफ्तार करके कहां रखा गया? और गांधी जी के साथ किसको रखा गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहां रखा गया? जयप्रकाश नारायण को कहां रखा गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय दोस्तों मैं इसको रिलीज कर देता हूं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय उषा मेहता भूमिगत होकर भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन भूमिगत होकर उषा मेहता कर रही थी। कौन कर रहा था? उषा मेहता कर रही थी। और दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय नियमित संचालन कांग्रेस रेडियो का नियमित संचालन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कर रहे थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कर रहे थे। दोस्तों याद रखिएगा, ये सब कार्यक्रम तो चलता ही था। उसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का है बलिया। बलिया जिले में एक समानांतर सरकार का गठन किया गया। समानांतर सरकार। आई देखो, चर्चिल था प्रधानमंत्री ब्रिटेन का। और दोस्तों याद रखिएगा, लिनलिथगो और ये जो था दिल्ली में, जो ब्रिटिश सरकार की अपनी सरकार थी। लेकिन यहाँ पे बाबू चित्तू पांडे ने कहा कि तुम्हारी जो सरकार है वहां है, बलिया में तुम्हारी सरकार नहीं चलेगी।
और एक दिन में पूरा यहाँ पे प्रशासन को चित्तू पांडे ने अपने अंडर में ले लिया। यहाँ का डीएम मतलब जितने भी अधिकारी थे, बड़े बड़े अधिकारियों को अपने अंडर में ले लिया तुरंत, और कहा कि यहाँ किसी की नहीं सरकार चलेगी, हमारी सरकार चलेगी। और बलिया जिले का समानांतर सरकार बनी, बलिया जिले में समानांतर सरकार बनाई गई। और किसके नेतृत्व में? चित्तू पांडे के नेतृत्व में। चित्तू पांडे। आपके यूपी ट्रिपल में क्वेश्चन पूछा गया है, शेरे बलिया किसके, कौन फेमस है? शेरे बलिया। शेरे बलिया के नाम से चित्तू पांडे। शेरे बलिया, शेर ए बलिया, शेर ए बलिया। बाबू याद रखिएगा कि 1942 में समानांतर सरकार कहाँ बनी थी? 1942 में समानांतर सरकार। समानांतर सरकार का मतलब समानांतर सरकार, समानांतर सरकार का मतलब दिल्ली में तो जो सरकार थी ही, हम अपने अपने शहरों में भी सरकार का गठन किया गया था। कहाँ गठित किया गया था बाबू? नंबर 1 पर बलिया, नंबर 2 सतारा महाराष्ट्र में, और तीसरा मेदिनीपुर, इसी को कहते हैं तमलुक। सजय संभव जाना वो अलग चीजें हैं, और जब विलय किया गया। चलिए, तो बलिया में, सतारा में, मेदिनीपुर, तमलुक में ये जो है 1942 में समानांतर सरकार का गठन किया गया था। सतारा में नाना पाटिल ने समानांतर सरकार का गठन किया गया। दोस्तों, समानांतर सरकार के जगह पे कभी कभी आपको जातीय सरकार दे सकता है। कि जातीय सरकार का गठन पहली बार कब किया गया था? 1942 में। कहाँ किया गया था? बलिया में। और किसके नेतृत्व में? चित्तू पांडे के नेतृत्व में। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे महाराष्ट्र सतारा में किसके नेतृत्व में सरकार बनी थी, तो याद रखिएगा नाना पाटिल के नेतृत्व में बनी थी। और क्वेश्चन अगर पूछे सतारा में जो समानांतर सरकार का गठन किया गया था वो कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। मेदिनीपुर, तमलुक में जो समानांतर सरकार का गठन हुआ था ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों, ये याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये सब महत्वपूर्ण समानांतर सरकारें बनी थी। और मैंने एक आप लोगों को बता दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन समय कांग्रेस रेडियो का संचालन भूमिगत होकर कौन कर रहा था? नियमित संचालन। और एक बात और बता देते हैं, याद रखिएगा बाबू, याद रखिएगा, भूमिगत होकर के एक महिला का नाम जुड़ा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन से। भूमिगत होकर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व बाबू याद रखिएगा, अरुणा आसफ अली कर रही थी। अरुणा आसफ अली। जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण को किस आंदोलन के बाद प्रसिद्धि मिली? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अरुणा आसफ अली। क्वेश्चन पूछा था कौन सी महिला भारत छोड़ो आंदोलन के समय नेतृत्व कर रही थी भूमिगत? अरुणा आसफ अली। ये उषा मेहता मत मारना, वो कांग्रेस रेडियो का संचालन कर रही थी, लेकिन भारत छोड़ो